नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार सिंह। ईटीवी में आपका ईटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मामले की जो झीरम में नक्सली हमला हुआ था 25 मई 2013 को। एक ऐसी घटना घटी थी छत्तीसगढ़ में जो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के इतिहास में भी उस घटना को याद रखा जाता है। हम उसी सिलसिले बात करते हैं। झीरम का जो दर्द है आज भी वह लोगों के जहन में रह रहकर उठता है, और जो उसकी जांच है उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। सारे मामलों को लेकर हम चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरी घटना कैसे घटी, क्या हुआ और आज जांच की क्या स्थिति, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी जो उस परिवर्तन यात्रा में शामिल थे, कांग्रेस के नेता जो शामिल थे वे मौजूद हैं। दौलत अरोड़ा जी हैं, वो उस परिवर्तन यात्रा में शामिल थे। साथ ही हमारे साथ जो एक पुस्तक लिखी है झीरम के उस पर, वो मौजूद है हमारे साथ। प्रीति जी मौजूद हैं। साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार जो नक्सल मामलों पर कई बार जा चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं, अभिषेक झा जी, वो मौजूद है। इन सभी से हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिरकार झीरम जो घटना घटी उसके पीछे क्या कारण थे, किस तरीके से घटना घटी, उस समय कैसा माहौल था, और आज 7 साल बाद इस घटना को लेकर क्या स्थिति है, क्या रणनीति है। इन सभी चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दौलत अरोड़ा जी से, आप उस परिवर्तन यात्रा में मौजूद थे, आज भी आप उस घटना को याद करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आप बातों में, सपनों में याद करते हैं और उस घटना को साक्षात देखते हैं। कैसे थी घटना, क्या हुआ था उस समय? दिल दहलाने वाली घटना थी उस दिन। हमने अपने नेताओं को खोया। 25 मई 2013 को नक्सली घटना हुई थी, जिसमें मैं माननीय विद्याचरण जी शुक्ल के साथ रहता था, मैं उनके साथ था। सर्वप्रथम तो मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ, शहीदों को। और दिल दहलाने वाली उस दिन घटना थी। इस प्रकार से गोलीबारी चल रही थी, न हमारे को कोई सुरक्षा थी न कुछ था। सिर्फ इस प्रकार से ऐसा छोड़ दिया गया था कि किसी जानवर को अगर किसी जंगल में किसी आदमी को जानवर के सामने जंगल के पास छोड़ दिया जाए तो जानवर जो करेगा वो हरकत उन लोगों ने की। सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सुरक्षा के नाम से कोई चीज़ नहीं थी। जब इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा चल रही थी कांग्रेस की, तो उसमें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? उस समय की तत्कालीन सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? और मतलब सब इसकी परिवर्तन यात्रा के समय बात आ रही है कि रूट बदला गया था, कई ऐसी बातें आज भी उसका हल मतलब जानकारी नहीं है भाई क्या हकीकत है। तो क्या वाकई में रूट बदला गया था, शासन को जानकारी देने के बाद बदल दिया गया था रूट, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। सत्यता लाएं तो सत्य बात करें। वो लोग भाजपा वाले जो उस समय इस प्रकार की हरकत किए हैं, वो लोग सत्यता लाना ही नहीं चाहते, और आज भी केंद्र की सरकार इस सत्य को सामने नहीं लाना चाहती। आदरणीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे नेता हैं, वो इसके लिए एसआईटी का गठन किए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र में बैठी है, एनआईए ने अपने दस्तावेज ऐसा दबा के बैठी है जैसे तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो। आप उनको दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को, वो जांच करना चाहती है। आपको क्या तकलीफ है? आप नहीं कर रहे हैं जांच, तो वो तो कर रही ना। इसके सत्य को सामने लाना अच्छा, चाहिए। 25 मई को जब शाम को जब घटना हुई थी, जब सड़क पे थे आप लोग, झीरम घाटी से निकल रहे थे, विस्फोट हुआ था, उस दौरान आंखों देखा क्या हुआ था, कैसे सामने थे, क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? देखिए, हम दरबार से अपनी सभा खत्म करके केसलूर आ रहे थे। और ये करीब 3:35, 3:40 में दोपहर को हमने वहाँ से सुकमा से रेस्ट हाउस से निकले। 4 बजे करीब हम दरबार घाटी में पहुँचे। दरबार घाटी एक ऐसी घाट है और यू टर्न है ऐसा। हम इस तरफ से आ रहे थे। मैं माननीय विद्याचरण जी शुक्ल के वाहन में था। हमें 4 गोली रनिंग गाड़ी में चलाई गई। 4 गोली चली। ड्राइवर ने भैया को बताया कि भैया नक्सली हमला हो रहा है और बंदूकें गोलियां चला रहे हैं। हम आगे की तरफ बढ़े तो आगे पूरा काफिले को सामने में एक गाड़ी को, बेलेरो को बम से उड़ा दिया गया था, और पूरे काफिले को जाम करके और पूरी गोलीबारी वहाँ से की जा रही थी। 150 से 200 नक्सली पूरी अपनी बंदूकों से गोलियां चला रहे हैं। मैं जिस वाहन में था, उस वाहन में 225 के लगभग गोलियां चलाई गई, और 2.25 से 2.5 घंटे तक गोलीबारी करते रहे। हम उसके अंदर बैठे थे, जिसमें हमारे नेता माननीय विद्याचरण जी शुक्ल को 3 गोली और 14 छर्रे लगे थे। अब वो गंभीर रूप से घायल थे, और उनकी फिर 17 दिन बाद उनका निधन हुआ था, 11 जून को। मतलब आपने मौत
आपको सामने देखा और उससे लड़कर बाहर आ गए। ऐसे समय आपको गोली नहीं लग पाई, आपको बच गए। अब बाकी लोग वैसे पूरे रैली में थे और भी सैकड़ों की संख्या में लोग थे। कह सकते हैं आप खुशकिस्मत थे। लेकिन विद्या जी को जो बात की जा रही है उनको मारा गया, उसके बाद में कह सकते हैं जो महेंद्र कर्मा थे उनका नाम लेकर बुला रहे थे, ऐसी भी जानकारी है कि उनको नाम लेकर बुलाया गया कौन है महेंद्र कर्मा, और फिर वे सामने आते? बिल्कुल इस प्रकार की बात हुई थी। वो नक्सली नहीं थे, वो सुपारी किलर थे। जैसे किसी का नाम लेके बोला जाता है कि दौलत अरोड़ा को मारना है, तो वो दौलत अरोड़ा को जानते नहीं थे, सिर्फ नाम से जानते थे। महेंद्र कर्मा को भी वो नाम से जानते थे, शक्ल से नहीं जानते थे। वो पूछ रहे थे नीचे आके महेंद्र कर्मा कहाँ है, नंद कुमार पटेल कहाँ है। इस प्रकार से पूछ पूछ के हत्याएं की गई, तो इसका क्या प्रमाण होता है? ये तो जांच का विषय है और ये जांच में आना चाहिए सब बातों को। अच्छा, पहले यह भी आता है कि महेंद्र कर्मा को टारगेट बनाया गया था, लेकिन नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है वो नेता थे, लेकिन दीपक जो थे उनके साथ उनके बेटे भी जो थे दिनेश पटेल, तो उनको लेकर भी उनको भी नक्सली ले गए थे, जंगल में गोली मार दी थी। बहुत ही निर्मल हत्या की थी। यानी इस प्रकार की हत्याएं करते हैं कूड़ टाइप के। अरे ड्राइवरों को मारे हैं, पुलिस जवानों को मारे हैं, राहगीरों को मारे हैं, उन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा था? ये तो इस प्रकार से एक आतंक फैलाने का काम किए हैं उन लोगों ने। और इस प्रकार से सुपारी के साथ बता रहा हूँ ना कि उनको किसने ये आखिर ये सब किया है। ये सब जांच का विषय है कि इसमें इस षड्यंत्र के पीछे और षड्यंत्र के पीछे कौन है। अभी आपसे और चर्चा करेंगे, और भी लोग हैं। एक पुस्तक लिखी है आपने प्रीति जी, उस पुस्तक में झीरम के पूरा उल्लेख किया, घाटी में क्या हुआ था, क्या घटना, उसका संक्षेप में बताए, क्या था पूरा? हमने इस घटना को हम वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं थे, लेकिन आज आप ये कह सकते हैं कि इस घटना को हमने कोई 50 बार खुद जिया है। हमने बात करी थी जो लोग वहाँ से बचकर लौटे, जिनमें से जैसे दौलत रोहरा जी एक प्रत्यक्षदर्शी हैं। इस तरह से बहुत से प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ से बचकर निकले, घायल थे, उनसे बातें करी और हमने पीड़ित परिवारों से बातें करी थी। इस घटना को देखिए, घटना जो घटी है ये पूरी तरह से साजिश है, ये समझने के लिए आज छत्तीसगढ़ क्या पूरे प्रदेश में हर किसी को ये समझ आ चुका है कि ये पूरी तरह से साजिश है। क्योंकि हमने जो आरटीआई से जो दस्तावेज निकाले उसमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ खुफिया एजेंसी को अच्छी तरह पता था कि कितने नक्सली वहाँ जमावड़ा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ तक कि वो किसी घटना के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, घटना को अंजाम देने के लिए। ये तक सूचना हमारे खुफिया एजेंसी के पास थी। इसके बावजूद कोई भी एसपी वहां तक पहुंच नहीं पाए, कोई पुलिस जो बगल में दरभा घाटी में थाना भी था वहां से एक भी जवान नहीं पहुंच पाए। ये एक बहुत अपने आप में साजिश की तरफ पॉइंट आउट करता है। वैसा मौजूद है अभिषेक झा, उनसे जानते हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे, आपने इसके पहले भी कई नक्सल रिपोर्टिंग की है, कई घटनाओं पे गए हैं, मौके पे गए हैं, वहां पर देखा है। जब झीरम वाली घटना हुई थी, इसमें और उन घटनाओं में क्या अंतर पाया आपने, क्योंकि लंबे समय से आप जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं झीरम घाटी कांड के बारे में बताना चाहूँगा कि उस समय मैं फील्ड रिपोर्टिंग में था। ये घटना की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमने ही रिलीज़ की थी, जिस न्यूज़ चैनल में मैं था। 4:32 पे हमारा ये सबसे पहले ब्रेकिंग आया था कि झीरम घाटी कांड हुआ है। उसके बाद एक दूसरे चैनल ने वहाँ के फुटेजेस जारी किए जो लगभग 7 बजे के आसपास का समय है, जिसमें आप पाते हैं कि जो वर्तमान उद्योग मंत्री हैं कवासी लखमा, वो वहाँ से एक मोटरसाइकिल पर वहाँ से निकल जाते हैं। ये घटना सिर्फ इतने दायरों में या इतनी खबरों में नहीं छुपी हुई है, इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिस पर जानकारी की ज़रूरत है, जिस पर जांच की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए हम इस घटना से पहले चलते हैं। इस घटना के होने से पहले 2 यात्राएं प्रदेश में चल रही थी, एक परिवर्तन यात्रा, दूसरी विकास यात्रा। परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की यात्रा थी, विकास यात्रा उस समय सरकार के अपने डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग पर आधारित यात्रा थी। जब इसकी शुरुआत हुई, वैसे ही कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू किया कि परिवर्तन यात्रा को जो सिक्योरिटी मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। राजनांदगांव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने स्वयं मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, उनसे पूछा गया कि नक्सलियों की एक प्रेस रिलीज आई है, इस प्रेस रिलीज में वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि वो दोनों यात्राओं को टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो दोनों यात्राओं को विरोध करते हैं। वैसे में आपकी विकास यात्रा को ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है और परिवर्तन यात्रा को कम सिक्योरिटी मिल रही है। इस प्रश्न के जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री का एक सीधा सा जवाब आता है, इट्स अ रूटीन प्रेस रिलीज। अगर वो रूटीन प्रेस रिलीज इसे मानते थे और उसी समय में उनकी इंटेलिजेंस के पास में ये सूचना थी कि बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से, केवल छत्तीसगढ़ के नक्सली ही नहीं बल्कि उड़ीसा से, झारखंड से, तेलंगाना से, उनके बालाघाट कमेटी से, जो बाहर के नक्सली थे, झारखंड से, जिन नक्सली
को इस एरिया के बारे में ना तो बहुत ज़्यादा जानकारी थी कि यहाँ पर कौन सी लीडर्स हैं, कौन सी पार्टी है, कहाँ है। उनकी 300 से 350 की संख्या में वहाँ पर जमावड़े की पुष्टि खुद इंटेलिजेंस करता है, और उसमें भी लगातार इस बात की चर्चा हुई थी जब ये घटना हुई थी। तत्कालीन इंटेलिजेंस चीफ मुकेश गुप्ता हैं, जिनके कई मामलों की जांच इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। उसमें भी ये सवाल उठा था कि जब वहाँ के जो एसपी थे मयंक श्रीवास्तव, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, और वहाँ के आईजी का ट्रांसफ़र किया गया था, तो सवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री पर यह भी उठा था कि उन्होंने राजभवन में जो मीटिंग प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के सामने में हुई थी, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने यह स्वीकार किया था कि इससे इंटेलिजेंस फेलियर, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद वो इंटेलिजेंस फेलियर को भूल गए, और तत्कालीन इंटेलिजेंस के जो चीफ हुआ करते थे स्टेट के मुकेश गुप्ता, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल था। तो ये तीनों जो मामले हैं, अगर देखा जाए तो कई सारे एंगल्स पर ये मामला आपको उलझता हुआ दिखता है। 7 साल हो चुके हैं, जिस तरीके से जांच चली पूर्ववर्ती सरकारों में, मतलब बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, इस जांच की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची, क्या लगता है? जांच की दिशा और दशा ही बदल गई है। 7 साल में जांच करने की दिशा और दशा ही बदल गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक गुमनाम जैसा हो जाएगा। 25 मई 2013 एक झीरम नक्सली हमला हुआ था। एनआईए जांच कर रही है, बहुत सारे, और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर जांच की मांग कर रही है। एनआईए से रिपोर्ट मांगी जा रही है। देवेंद्र सिंह का पूरा काफी लंबा समय हो गया, 7 साल काफी लंबा समय होता है। एनआईए जांच कर रही है आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो एनआईए ने क्या जांच की है? एक बैठ के टेबल वर्क किया है उन्होंने, और पूरा पुलिंदा दे दिया है हाई कोर्ट को। जो सरकार चाहती है उस प्रकार की उसने जांच की है। किससे पूछा है, किससे प्रत्यक्षदर्शियों से पूछा, किनके बयान दिए गए, कौन सा जमीनी स्तर पे उन्होंने काम किया? कोई ऐसा काम नहीं किया। आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार की बीच की बातों में लेकर ये फाइल दबी रह जाए, उठेगी नहीं? मैं वो तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये शायद गुमनाम न हो जाए बात, कि एक झीरम घाटी एक घटना हुई थी आगे जाके। तो ये थे दौलत रोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से जांच चल रही है 7 साल होने के बाद भी अब तक इस झीरम का जो दर्द है, झीरम की जो रहस्य है, झीरम की जो घटना को लेकर बातें हैं, वो आज तक सामने नहीं आ पाई है। एनआईए जांच कर रही है। रोड़ा जी का ये आरोप है कि जो उस समय मौजूद थे उन्हीं से नहीं पूछा गया। तो एनआईए ने किनसे बात की, किनसे जांच की, किनसे पूछताछ की, यह समझ नहीं आ रहा है। पुस्तक में भी कई लोगों की बात की गई जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका पुस्तक में उल्लेख किया गया कि उन्होंने क्या क्या कहा। साथ ही अभिषेक की जो मौके पर गए हैं, उन्होंने बताया कि जो पहले घटना थी और जो अभी नक्सली घटना, झीरम घटना थी, उनमें कितना अंतर था। इन सारी बातों को लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन वाकई में क्या जो झीरम का सच है वह सामने आ पाएगा? क्या इसके जो मुख्य आरोपी थे, जो लोग थे इनमें शामिल, क्या उन्हें सजा मिल सकेगी? जो आज भी इस दर्द से डरे हुए हैं, जो उस समय मौजूद थे, आज भी उनकी रूहें कांप जाती है। उस घटना को सपने में देखकर वो डर उठते हैं। और क्या उनका दर्द सरकार बांट सकेगी? क्या उन्हें न्याय मिल सकेगा? ये सारे सवाल हैं जिन्हें हम छोड़ जा रहे हैं आगे के लिए, और इन सवालों का जवाब कब मिलेगा यह कोई नहीं कह सकता। लेकिन यही उम्मीद करेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे न्याय दिलाएंगे, झीरम की जांच कराएंगे। उम्मीद बहुत है, अब देखना है आने वाले समय में आखिरकार सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, क्या इस झीरम के जो रहस्य है इससे पर्दा उठाने में कामयाब रहेगी। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत।